हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण या रीजनिंग की वीडियो नंबर 13 में आपका स्वागत है। इससे पहले 12 वीडियोस हमने इसकी अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने लगभग 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 200 से 300 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। यहाँ पर मेनली हम तैयारी कर रहे हैं एमएड एंट्रेंस की, और एमएड एंट्रेंस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपके मेंटल एबिलिटी के भी कहीं पर 100 तो कहीं पर 100 से कुछ कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके एमएड के साथ साथ बीएड एंट्रेंस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हम यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2022 का, जो आपका एमएड एंट्रेंस हुआ था। एक यूनिवर्सिटी का ये पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के आते हैं। उसके अलावा 50-50 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के होते हैं। उनमें से कोई भी एक यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है उसी हिसाब से आप यहाँ पर तैयारी करें। यदि आपका पोर्शन मेंटल एबिलिटी का आपका 100 क्वेश्चन का ही आ रहा है तो आप पूरी वीडियोज़ को देखें, वरना आप थोड़ी सी वीडियो देख कर भी काम यहाँ पर चला सकते हैं। तो इसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में भी हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 82 या 84 तक। अभी देखते हैं। जी हाँ, यहाँ तक हमने 81 तक सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम यहाँ से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन 82 to 85 फाइंड द वर्ड फॉर द राइट साइड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड लेफ्ट साइड। प्रश्न संख्या 82 से 85 के लिए बाईं ओर के 2 शब्द बीच के संबंध के आधार पर दाईं ओर के शब्दों को खोजिए। अब देखिए यहाँ पर बताना है आपको, यानी कि इसका जो संबंध इससे है उसका ये संबंध इसके साथ बताना है। टीचर NCTE तो लॉयर क्या, यानी शिक्षक के लिए NCTE है तो वकीलों के लिए क्या है। तो देखिए टीचर के लिए NCTE क्या है, एक संस्था है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स की एजुकेशन के लिए NCTE है। तो लॉयर्स की एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्या है, तो ये होती है आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वकील के लिए BCI यानी लॉयर के लिए यहाँ पर BCI करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक और वर्ड दिख रहा है AICTE। इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक एजुकेशन के लिए ये काउंसिल है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा MCI के बारे में मैं आपको बता दूँ कि MCI की फुल फॉर्म है यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1933 में, लेकिन अभी इसको डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि इसकी जगह पर एक नया जो आयोग है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल MCI, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पर नेशनल मेडिकल काउंसिल बना दिया गया है। यानी कि एक तरह से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो MCI को डिसॉल्व किया गया। कब डिसॉल्व किया गया, ये किया गया था 25 सितंबर 2020 को। इसको डिसॉल्व करके NMC बनाया गया, यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया गया। UGC के बारे में आप सभी जानते हैं, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 को, लेकिन जो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया वो 1956 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही सन आपको यहाँ पर ईयर्स याद रखने हैं। अगर ऑप्शन में UGC का पूछता है कि कब बनाया गया, इस्टेब्लिश कब किया गया, तो यदि उसमें 1953 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 1956 ही इसको यहाँ पर राइट टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है NCERT NCF तो क्या NPST, यानी NCERT NCF से जो संबंध है तो इस NPST का संबंध किससे है। देखिए आप सभी जानते हैं कि NCERT जो है वो उसने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो किसने NPST को यहाँ पर डिज़ाइन किया है। NPST का मतलब है आपका नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। ठीक है, तो ये किसने किया होगा, टीचर्स की बात कर रही है। तो 4 में देखिए MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी कमीशन, नीति या फिर NCTE। तो NCTE होता है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, और इसने ही इसको यहाँ पर बनाया है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा NCTE, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। NCF स्टूडेंट्स तो टीचर के लिए क्या, यानी NCF जो है वो स्टूडेंट के लिए है, तो क्या टीचर के लिए है, NCFTE, NSQF परख या फिर नीति। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, जिस तरह से NCF की फुल फॉर्म आपको होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये होता है आपका स्टूडेंट के लिए, और टीचर के लिए जो होता है वो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो NCFT इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 6 to 8 मिडिल स्टेज तो डैश प्रीपैरेटरी स्टेज, यानी कि क्लास 6 to 8 तक अगर मिडिल स्टेज कहा जाता है तो प्रीपैरेटरी स्टेज किसे कहा जाता है? 1 से 4, 3 से 5, 2 से 5 या फिर बाल वाटिका। तो देखिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर है, न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर, उसको यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं क्या है, 5, 3 + 3 + 4, ये आपका न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या आता है, पहले जो 5 साल होते हैं बच्चा, यानी जब 3 से लेकर 8 साल का होता है तो वो किस स्कूल में पढ़ता है, तो वो आपका प्री प्राइमरी के 3 साल आपके और 2 साल आपके 1 और 2, मतलब पहली क्लास और दूसरी क्लास। उसके बाद जो अगले 3 क्लास होती हैं आपकी, वो होती है उनमें बच्चा 8 से 11 साल का होता है, वो आपकी क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक यहाँ पर स्टडी करता है। और अगले 3 में बच्चा जब 11 से 14 साल का होता है तो यहाँ पर बच्चा 6 से लेकर 8 क्लास तक स्टडी करता है। और जब बच्चा यहाँ पर 14 से और 18 साल का होता है तो ये यहाँ पर आपके 9 से लेकर और 12 तक की पढ़ाई करता है। तो ये जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये आपका पहला वाला है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फंडामेंटल स्टेज, इसे कहते हैं फंडामेंटल स्टेज। जो आपका दूसरा यहाँ पर दिख रहा है 3, ये होता है आपका प्रीपैरेटरी स्टेज, प्रीपैरेटरी स्टेज। जो तीसरा आपको 3 दिख रहा है ये होता है आपका मिडिल स्टेज। ठीक है, मिडिल स्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है 6 to 8 यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है। और जो आपका लास्ट वाला होता है ये आपकी कौन सी स्टेज होती है? ये होती है आपकी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये होती है आपकी 14 से 18 साल, यानी 9th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक। तो यहाँ पर अब इसने ये पूछा है कि प्रीपैरेटरी स्टेज जो है वो कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि प्रीपैरेटरी स्टेज कौन सी है। तो जो आपकी सेकेंड वाला यहाँ पर है 5 के बाद +3, यानी कि पहले 5 जो है उनमें 3 साल आपके जो आपके किंडरगार्टन है, मतलब फर्स्ट से पहले, और फर्स्ट से पहले 3 साल, उसके बाद 1 और 2 क्लास, ये होते हैं आपके फंडामेंटल। और उसके बाद जो प्रीपैरेटरी होती है आपकी 3rd से लेकर और 5 तक, ये होती है आपकी प्रीपैरेटरी स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर दे देंगे। प्रीपैरेटरी स्टेज में आपका जो आंसर आ जाएगा वो भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 to 88। Each question consists of a word followed by 4 alternatives. You have to choose the word which is definitely the essential part of the word. अच्छा, 86 से 88 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द है जिसके 4 विकल्प हैं। आपको उस शब्द को चुनना है जो निश्चित रूप से शब्द का अति आवश्यक भाग है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? लाइब्रेरियन, स्टूडेंट्स, क्लर्क या फिर बुक। पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष होना जरूरी है, छात्र होने जरूरी हैं, क्लर्क होने जरूरी है या फिर किताबें होनी जरूरी हैं। तो देखिए पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है दोस्तों वो क्या है? क्या पुस्तकालय का अध्यक्ष जरूरी है? अध्यक्ष अगर नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकालय में जरूरी नहीं है छात्र आकर पढ़ते ही हों, जरूरी नहीं है। क्लर्क का होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन पुस्तकालय बोला ही तब जाएगा जब उसमें पुस्तकें होंगी, किताबें होंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लाइब्रेरी का, किसी भी पुस्तकालय का, वो होता है किताबें यानी बुक्स। तो इसका ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्कूल। अब इसी तरह यहाँ पर स्कूल में बताना है कि स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, लैब होती है, फिर प्रिंसिपल होती है। तो देखिए विद्यालय में ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल के बिना भी एक स्कूल चल सकता है। बिना लैब के भी स्कूल चलते हैं, बिना शिक्षक के भी कई बार आपने देखा है कि स्कूल चलते हैं। लेकिन विद्यालय का नाम ही विद्यालय इसलिए पड़ता है कि उसमें विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, विद्या के लिए आल्य है वो। तो उसमें विद्यार्थी अगर नहीं होंगे विद्यालय में तो उस विद्यालय में ना तो शिक्षक की ज़रूरत, ना तो शिक्षक कुछ कर पाएगा, ना ही लैब कुछ कर पाएगी, ना प्रिंसिपल कुछ कर पाएगा। तो स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है वो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नेशन। अब यहाँ पर देखिए नेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, पीपल है, आर्मी है या टेरिटरी है। राष्ट्र के लिए संविधान, लोग, सेना या क्षेत्र। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देखिए राष्ट्र के लिए क्या संविधान होना जरूरी है? देखिए बिना संविधान के भी नेशन हैं आपके, आपने देखा भी होगा। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया में कौन सा संविधान है? जो किम जोंग उन ने कह दिया वही वहाँ का रूल है, वही वहाँ की क्या है सत्ता है। लोग होने जरूरी हैं, जी हाँ लोग तो देखिए जरूरी है। सेना, देखिए सेना
हालांकि ज़रूरी होती है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में अगर लोग ना हो, सिर्फ सेना ही सेना हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। क्षेत्र, अब देखिए क्षेत्र का होना तो खैर ज़रूरी है ही है एक नेशन के लिए, लेकिन अब देखिए जैसे मैं आपको एक क्षेत्र का नाम बताता हूँ, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्षेत्र है, लेकिन क्या वहाँ पर कोई लोग हैं, क्या संविधान है, क्या सेना है? तो वहाँ पर क्योंकि ग्लेशियर हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, तो वहाँ पर भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कुछ काम नहीं आता है। तो एक राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक नेशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर लोग रहते हैं। लोग रहते होंगे तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ जाएगी, सेना की भी ज़रूरत होगी, और वहाँ पर क्षेत्र तो होगा ही होगा। तो ऐसा क्षेत्र मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर इन सब चीज़ों की भी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए एक राष्ट्र के लिए, एक नेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर पीपल है, लोग होने ज़रूरी हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया गया है 89 से 91 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक रेखांकित शब्द है, जिसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको वह शब्द चुनना है जो निश्चित रूप से रेखांकित शब्द का हिस्सा है। ठीक है, चूज दैट वर्ड दैट इज सर्टेनली ए पार्ट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, पार्ट बताना है आपको। परख, असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ 360 डिग्री इवेल्यूएशन, NPST या NPST स्टूडेंट टीचर। तो देखिए, परख का संबंध आकलन से है, तो सफल का आकलन से है, सफल का 3 डिग्री से है। NPST ये एक संस्था है, और परख जो है एक प्रोग्राम है। इसी तरह से सफल भी एक प्रोग्राम है जो आपका आकलन के लिए होता है। NPST ये टीचर्स के लिए होता है, ये स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो पहले तो ये तो गलत हो गया, लेकिन ये एक संस्था है NPST जो है, और परख क्या है, एक यहाँ पर प्रोग्राम है। इसी तरह से सफल भी यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम है जो आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90, रिसर्चर, रिसर्च आर्टिकल, शोधकर्ता, शोध लेख, तो संपादक, पत्रिका, कविता, कवि, कुर्सी बढ़ाई, उपन्यास, लेखक। तो इसमें जो इसका हिस्सा है वो बताना है। शोधकर्ता शोध लेख लिखता है, तो संपादक जो है पत्रिका को छाप देता है, यही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब शोधकर्ता बहुत सारे शोध लेख लिख लेगा तो फिर क्या होगा, वो उनकी किताब छपवाएगा, और वो मतलब एक पत्रिका भी यहाँ पर मैगजीन छपवा सकता है उनके बारे में। ये इसका एक पार्ट हो जाएगा, इसलिए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 देखिए, बैरोमीटर प्रेशर, तो आगे क्या, इलेक्ट्रिकल करंट, एमीटर, ओडोमीटर, स्पीड, वाइंड, एनीमोमीटर, और हाइग्रोमीटर, स्ट्रेंथ। देखिए, इनको नापने की इकाई तो ये मतलब सारी ही ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है जो इसका हिस्सा है। तो बैरोमीटर का काम है दाब, मतलब दाब को नापना, प्रेशर को नापना। तो यहाँ पर इसी तरह से इससे रिलेटेड जो होगा वो होगा आपका जो ओडोमीटर है वो व्हीकल की मूविंग स्पीड को नापता है, जो गति को बताता है। तो इसका जो पार्ट होगा वो आपका ओडोमीटर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 से 93 में यहाँ पर बताना है 4 संभावित विकल्पों में से उत्तर देना है। गिव द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 4 पॉसिबल ऑप्शंस। तो 92 में देखिए, इन रेफरेंस टू NCTE फाइंड आउट द सिमिलर एज दीज आर। भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर। भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, इनके समान यहाँ पर क्या है, क्या बंगलौर है, मद्रास है, मुंबई है और कलकत्ता है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये यहाँ पर क्या दिए गए हैं। तो NCTE जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के ये क्या हैं, ये जो है रीजनल ऑफिसेज हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि NCTE के टोटल 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, जिनमें से 3 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, यानी वो कहाँ पर हैं। एक आपका भुवनेश्वर में है, एक आपका भोपाल में है, एक आपका जयपुर में है, और जो चौथा है दोस्तों वो है आपका कहाँ पर, वो है आपका बंगलौर में। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे यही पूछा था कि NCTE के संबंध में इनमें क्या समान है, तो 3 यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 3 जगह जहाँ इनके रीजनल ऑफिसेज हैं NCTE के, और चौथा आपका बंगलौर में है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रेफरेंस टू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फाइंड आउट द सिमिलर एज दीज आर। कंप्यूटर की मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में समान है। KB, MB, TB। KB आप जाते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो इसी तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, GB है, NB है, BB है या CB है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं GB का मतलब होता है गीगाबाइट, जो कि एक कंप्यूटर की मेमोरी का ही पार्ट होता है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताना है 94 से 99 के लिए दिए गए युग्म के आधार पर अंतिम युग को पूर्ण करने के लिए शब्द का चयन कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पेयर्स बिलो सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द लास्ट पेयर। यहाँ पर देखिए, कैटरेक्ट आई, जॉन्डिस लीवर,
पायरिया कहाँ? मोतियाबिंद आँख, पीलिया, यकृत। तो आपको पता है मोतियाबिंद जो है आँख की बीमारी आँख में होता है, पीलिया यकृत में होता है, तो पायरिया कहाँ पर होता है? तो ये तो शायद बच्चा भी बता देगा, हर घर में ये प्रॉब्लम किसी ना किसी को हो ही जाती है। तो पायरिया सांस में होता है, मछली में होता है, दांत में होता है, जीभ में होता है। तो दोस्तों पायरिया जो होता है वो आपका दांत में लगता है, टीथ में लगता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 95, ब्लाइंड साइट पैरालिसिस मोशन, तो एमनेसिया क्या? दृष्टिहीन दृष्टि में होता है, पक्षाघात गति करने में, और भूलने की बीमारी जो है वो किससे होती है, मतलब किसको प्रभावित करती है? निद्रा को, स्मृति को, रक्त को, या फिर भूख की कमी को? तो भूलने की बीमारी जो होगी वो ऑब्वियसली आपकी स्मृति यानी मेमोरी को ही यहाँ पर अफेक्ट करेगी। इसका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96, राइस पैडी, कॉर्न कॉर्नकॉब, तो वे क्या? यानी चावल धान, मकई भट्टा, तो मट्ठा क्या? यानी कि चावल जो है वो धान से मिलता है, मकई जो है भुट्टे से मिलती है, तो मट्ठा किससे मिलता है? तो मट्ठा दोस्तों क्या पशु से मिलता है, मक्खन से मिलता है, दूध से मिलता है, या फिर दही से मिलता है? तो हमें एग्जैक्टली बताना है कि डायरेक्ट उससे मट्ठा किससे मिलता है। तो क्या अगर यहाँ पर दूध, आप कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर दूध लगा रहे हैं? क्योंकि देखिए मट्ठा जो है वो मिल्क प्रोडक्ट है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ध्यान दीजिए कि धान से चावल मिल जाता है तुरंत, भुट्टे से मकई मिल जाती है, तो किससे मट्ठा मिलता है? तो डायरेक्टली हम दूध नहीं लिख सकते, क्योंकि दूध से हमें मट्ठा नहीं मिलता है, दूध से हमें दही मिलती है, और दही से फिर हमें मट्ठा मिलता है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन सी। कर्ड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार, ब्रेक, लाइट स्विच, तो शिप क्या? यानी कार, ब्रेक, प्रकाश, स्विच। अब देखिए तो समुद्री जहाज क्या? यहाँ पर एक रिलेशन दिखाया गया है कि कार और ब्रेक, यानी कार को कौन रोकता है? ब्रेक। प्रकाश को कौन बंद करता है? स्विच से आप मतलब लाइट को एक तरह से ऑफ कर सकते हैं। तो समुद्री जहाज को इस तरह से कौन रोकता है? यानी समुद्री जहाज का जो ब्रेक होता है उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको दोस्तों कहते हैं एंकर, हैंगर, ईंधन या बिजली। तो समुद्री जहाज को पानी में रोकने के लिए जो ब्रेक लगाया जाता है उसको कहते हैं एंकर। वो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का नुकीला सा होता है, और पानी में वो डाल दिया जाता है, कुछ इस तरह का। आप इसको सर्च कर देखेंगे एंकर ऑन शिप या शिप एंकर, तो आपको इसकी शेप यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन आपका ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98, साउंड, हर्ट्ज, लाइट, लाइट ईयर, कंप्यूटर मेमोरी क्या? ध्वनि, हर्ट्ज, प्रकाश, सौरवर्ष, तो कंप्यूटर स्मृति का। यहाँ पर बताया गया है कि ध्वनि को नापा जाता है हर्ट्ज में, प्रकाश को मापा जाता है सौरवर्ष में यानी लाइट ईयर में, तो कंप्यूटर की मेमोरी की किस में मापा जाता है? बाइट, 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 बाइट। देखिए है तो बाइट ही, लेकिन चारों की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है। आपको ये बताना है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको मापा जाता है BYTE, बाइट, ये वाली बाइट होती है वो BYTE। अगला क्वेश्चन देखिए, कार, केयर कार, फेयर फार, तो बेयर क्या? केयर कार, किराया दूर, मुश्किल क्या? तो यहाँ पर आप इसको इससे ना देखकर इंग्लिश वाले ऑप्शन को ही देखें, क्योंकि इससे आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ओनली यहाँ पर इंग्लिश वाला ही देखना होगा। तो कार, केयर, यहाँ पर ई हटा दिया, फेयर फार यहाँ पर भी ई हटा दिया, तो इसी तरह से आप सिंपली यहाँ पर भी ई हटा दीजिए, तो बार आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 108 तक के लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, और 3 किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित है, और चौथा जो है वो डिफरेंट है। तो वही आपको यहाँ पर खोज कर बताना है कि कौन सा जो है वो तीनों से डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने ये रहा, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, लिटरेसी एंड टीचर, शिक्षा, निर्देश, साक्षरता और शिक्षक। तो यहाँ पर क्या विषम है यानी क्या अलग है, ये आपको बताना है। तो देखिए शिक्षा जो है और निर्देश जो है और साक्षरता जो है, ये तीनों काम कौन कर सकता है? एक शिक्षक कर सकता है। तो ये तीनों तो काम हो गए और ये करने वाला हो गया, इसलिए यही यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, टीचर यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 101, NCERT, NEP, NCTE और UGCE। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, NCERT क्या है आपका? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। NEP क्या है आपकी? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। NCTE क्या है आपकी? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है। और UGC क्या है आपकी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो इनमें अब आप ध्यान से देखिए कि इनमें अलग क्या है, अलग इनमें क्या है। तो देखिए NCERT क्या है? एक संस्था है। NCTE भी क्या है? एक यहाँ पर संस्था है, काउंसिल है। और जो आपका UGC है ये भी एक यहाँ पर कमीशन है, एक संस्था की तरह काम करता है। लेकिन जो NEP है ये एक पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी ही यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी। बाकी ये तीनों एक ही फैमिली में हम इनको रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वही इसका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, वही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 102। तो 102 में देखिए NCFSSE, NCFECCE, NCFTE और NCFAE, इनमें क्या डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो 102 में देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंट है। सबसे पहले तो NCFSSE, ये यहाँ पर मुझे कुछ इसमें मिस्टेक लगी यहाँ पर, क्योंकि NCFSSE कुछ नहीं होता है, NCF में ओनली एक एस होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन।
तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। NCFE CCE जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, NCFE CCE ये आपका क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ECCE तो आप जानते ही हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCFT आप जानते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, और NCFAE जो है दोस्तों ये क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। ये आपका फॉरेस्ट्री एसोसिएशन से रिलेटेड है, नेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एसोसिएशन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि डिफरेंट क्या है। तो देखिए इसमें अगर ये मिसप्रिंट नहीं है तो फिर ये यहाँ पर इसका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि NCFSSE कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ यहाँ पर एक ही S होता है। एक मिनट में यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने इसका ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 102 का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, तो ये है इसका यहाँ पर आंसर, यानी ये कि ये यहाँ पर वर्ड है, ये कुछ भी नहीं होता है NCFSSE, ओनली होता है आपका NCFSE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर डबल S दिया है, इसलिए यहाँ पर वर्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 103, तो 103 में देखिए APQB MABN CFED MNON। तो अब इसमें हमें पता करना है कि कौन सा एक यहाँ पर रॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी अगर हम करते हैं तो देखिए A और B, P और Q, ठीक है, MNAB CD FE। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें उल्टा दे दिया है, M और N और O। तो ये देखिए दोनों क्या है, पहला और लास्ट वाला एक साथ है और बीच वाले एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने EF की बजाय FE दे दिया है, तो ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड है, तो यही यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि दोनों में सेम लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको जूम करके यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर क्या डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इनमें क्या डिफरेंट हो सकता है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये हमें दिन गिनने पड़ेंगे, किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो देखिए हमें पता है जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी आपके 31 दिन होते हैं। ये 2 महीने लगातार ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, और इन पर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। एक और क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था कि ABCD 4 महीने हैं, पहले और लास्ट के में 30 दिन है, तो जो आपका D है वो कौन सा महीना होगा, ये एक क्वेश्चन आया था। सितंबर में आपके 30 दिन होते हैं और अक्टूबर में आपके 31 होते हैं, तो यहाँ से ऑड वाला हमारे पास आ गया है। 3 में आपके यहाँ पर 31 दिन है, लेकिन चौथे में 30 दिन है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो सितंबर सही हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में 30 दिन है, बाकी इन तीनों में 31 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2, 2, 3, 6, 4, 12 और 5, 15, 105 में हमारा कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखिए 2 और 2, 3 से 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये किसी ना किसी तरीके से इनके मल्टीपल हैं। अगर इन तीनों को देखा जाए तो चौथे में ऐसा कोई भी मल्टीपल आपका यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2, यानी कि इनको यहाँ पर सेम ही लिख दिया गया है, लेकिन इसको यहाँ पर किसी की मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो इस तरह से भी इसको यहाँ पर ऑड वन आउट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसका आंसर ए ही लग रहा है, और ए ही इसका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज, सेल्सियस, मेगाबाइट और किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट है, हर्ट्ज है, सेल्सियस है, मेगाबाइट है या फिर किलोग्राम है। तो हर्ट्ज जो है अभी आपने ऊपर पढ़ा कि किसकी ध्वनि की वो होती है यूनिट, सेल्सियस आपकी टेम्परेचर की होती है, मेगाबाइट जो है वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड है, और किलोग्राम जो है ये आपकी जो है मेजरमेंट आ गई। तो यहाँ पर जो सबसे कह सकते हैं कि किलोग्राम ये आपकी बहुत छोटी यूनिट्स हैं, लेकिन किलोग्राम एक बहुत बड़ी यूनिट है। यहाँ पर ग्राम होता तो शायद ये भी इसी की कैटेगरी में शामिल हो सकता था। तो 106 का यहाँ पर मुझे आंसर इसका किलोग्राम ही लग रहा है, और इसका आंसर यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने भी किलोग्राम ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 107 में देखिए 49, 36, 24, 36, 25, 49 और 34, 49। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट होगा, अब ये आपको देखना है। इसमें देखिए 49, 36, यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 24 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 34 किसी का स्क्वायर नहीं है, और ये यहाँ पर 7 का स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें देखिए हमें यहाँ पर कौन सा डिफरेंट नज़र आ रहा है वो आपको देखना है। तो 49, 36, या तो इसको इस तरह से देखें, लेकिन अब देखिए अगर स्क्वायर स्क्वायर भी देखते हैं तो इसमें भी 2 स्क्वायर हैं, इसमें भी 2 स्क्वायर हैं, तो यहाँ से हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट देखने के लिए हम इसमें एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए इसको छोड़कर बाकी जो ये 3 हैं, बी, सी और डी, इनमें क्या है, पहला वाला जो वर्ड है वो छोटा है और दूसरा बड़ा है, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर पहला बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो इस तरह से इसका डिफरेंस, इसको हम ऑड
वन आउट यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि और कोई इसमें मुझे यहाँ पर पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर क्या दिया हुआ है। जी हाँ, ऑफिशियल आंसर की में भी इसका ऑप्शन यहाँ पर ए ही दिया गया है, और इसका रीज़न यही है कि इन सब में क्या है, पहला वाला नंबर जो है वो छोटा है, दूसरा बड़ा है, पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है, पहला छोटा है और दूसरा नंबर यहाँ पर बड़ा है, इसलिए 107 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, 2, 3, 5, 9। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें ऑड क्या है। दोस्तों देखिए 2, 3, 5 और 9। वैसे तो यहाँ पर देखिए 2 भी आपका ऑड हो सकता है, क्योंकि ये आपका एक इवन नंबर है और बाकी ये सारे आपके ऑड नंबर हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, ऑड नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आपका 9 होगा। 9 क्यों होगा, अब इसका रीज़न सुन लीजिए। 9 इसलिए ऑड होगा कि अब जब यहाँ पर आपको देखेंगे 2, 3 और 5, ये क्या है आपके, ये आपके दोस्तों प्राइम नंबर्स हैं। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसी को हम ऑड वन आउट में रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को भी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक